अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कुछ डेफिनेशंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल क्या होता है। दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अच्छा, अभी मैं हेडफोन इस्तेमाल करने लगा हूँ, इसका स्पीकर, ये माइक जो है, तो देखिएगा आवाज में गूंज तो नहीं पैदा होती। देखिएगा अब आवाज क्लियर है, गूंज तो नहीं आ रही आवाज के अंदर। जरा बताइएगा प्लीज, आवाज में कोई गूंज या ठीक है ये लेक्चर 9:30 पे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। जी, मेरे माइक लगाने से आवाज में कोई डिस्टॉर्शन, कोई शोर, कोई इको तो नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो। पार्शली क्लियर आ रही है मीन्स? पार्शली क्लियर से क्या मतलब है? सही नहीं है या इस तरह ठीक है? ये बताइएगा अब क्लियर है? ओके। अच्छा जी, आज हम डेफिनेशन जो है हमारी कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपके सेक्शन वाइज नोट्स के अंदर मौजूद है, उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने खालिद साहब की जो किताब है उसका चैप्टर आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो है सेक्शन वाइज इनकम टैक्स इम्पोर्टेंट नोट्स। जो है उसके अंदर एक हमारे पास डिविडेंड की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, राइट। दूसरा हमारे पास जो है वो एसोसिएट की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, और कुछ डेफिनेशन जो है वो खालिद साहब ने दी हैं, तो इनको अभी हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डिविडेंड के ऊपर। अच्छा, डिविडेंड के ऊपर आपको पता है कि डिविडेंड के अंदर हर वो चीज जो एक शेयर होल्डर को दी जाती है वो डिविडेंड कहलाती है। वो कैश की शक्ल में भी हो सकती है, और वो जो है वो एसेट की शक्ल में भी हो सकती है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या लॉ ने शक्लें बताई हैं। स्टूडेंट यहाँ पर कहता है कि सर ये जो कैश की शक्ल में होगी या दूसरी शक्ल में होगी तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट चेंज होगा। द आंसर इज नो। देखिए, बोनस शेयर का लॉ ने, वो भी एक डिविडेंड की ही एक टाइप है कि कंपनी आपको फ्री शेयर दे देती है, उसका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है। लेकिन अभी जो हम डिविडेंड की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उन तमाम का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वो सेम है। वो किसी भी शक्ल में डिविडेंड होगा तो आपको टैक्स देना होगा। तो आपका ये सवाल हो सकता है कि सर इन काइंड अगर कोई चीज डिपार्टमेंट दे दे अपने शेयर होल्डर को तो उसका टैक्स कैसे होता है, उसका टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ये बात नोट करने वाली है। देखें, एक है कि मुझे कंपनी ने डिविडेंड जो है वो 1 लाख रुपया दिया, तो कंपनी उस लाख रुपए में से क्या करेगी कि लेट्स सपोज 15% उसने टैक्स काट के मुझे 85,000 वो दे दिया। लेकिन अगर कंपनी इन काइंड कोई चीज मुझे दे रही है, लेट्स सपोज कि 1 लाख रुपए की, तो उसको क्या करेगी? उसका तरीकेकार फिर ये होता है कि शेयर होल्डर को कहा जाता है कि भाई तुम जो है वो 15,000 का टैक्स जमा करवा के हमें चालान दे दो। तो एक्चुअली शेयर होल्डर को 1 लाख रुपया कंपनी ने दिया, इसके पास इन हुआ और 15,000 आउट हुआ, तो नेट फिर उसको 85,000 मिला। फिर ये तरीकेकार होता है। ये चीज हमें आज वो समझनी है कि लॉ ने क्या क्या चीजें हमें इसकी बताई हुई है। डिविडेंड का क्या
डिविडेंड में अगर टैक्स माइनस हुआ हो तो वो माइनस हो सकता है, द आंसर इज नो। इनकम में से अगर आपका टैक्स माइनस हुआ हो तो उसको दोबारा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिविडेंड में किसी भी इनकम में से अगर टैक्स माइनस हुआ हो तो क्या करना होता है, उसको ऐड करना होता है। अच्छा, उसको हमने ऐड करना होता है। नहीं कोई नहीं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर एक्सपेंसेस में क्या आप टैक्स को ऐड कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी कि इनकम में से अगर टैक्स विद होल्डिंग टैक्स माइनस हुआ है तो आप जब इनकम लिखेंगे तो इनकम ये वाली लिखेंगे, नेट नहीं लिखेंगे। एक चीज, लेट्स सपोज कि आपकी 100 इनकम थी, उसमें से आपके 15 कट गए, तो आपको नेट जो मिला वो कितना मिला हुआ है, 85। तो आपसे पूछा जाए आपकी इनकम कितनी है, तो आपकी इनकम ये वाली। ओके। इसी तरह अगर आपका एक्सपेंस हो, ठीक है, और एक्सपेंस में आपने ऐड किया हुआ टैक्स, लेट्स सपोज कि आपका एक्सपेंस था 75 और 15 रुपीज आपने टैक्स ऐड किया हुआ है, तो आपका टोटल हो गया 90। तो आपसे पूछा जाएगा मेरा एक्सपेंस कितना, तो आप कहेंगे ये वाला। यानी इनकम में एडवांस टैक्स माइनस नहीं होना और टैक्स में उसने ऐड नहीं होता, ये बात आपने जहन में रखनी। चले चलते हैं, हमारी जो पहली डेफिनेशन है, अच्छा जी। तो अब चलते हैं डिविडेंड की डेफिनेशन के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कहते हैं जी, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। एनी, ये देखिएगा क्या है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, कोई भी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो वो उसको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड समझा जाएगा कि आपको ये डिविडेंड प्रॉफिट मिला है। इंक्लूडिंग, इसमें क्या चीजें हैं, ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ इट्स एसेट इंक्लूडिंग मनी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये एक शर्त है कि वो जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस तक जो है आप जो उसको देंगे वो क्या गिना जाएगा, डिविडेंड गिना जाएगा। क्योंकि देखें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही उसका होता है ना, इसलिए तो आप उस प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर वो इक्विटी में ऐड करते हैं, क्योंकि वो कंपनी का बेसिकली होता नहीं है। आप जो है आपकी बैलेंस शीट के अंदर आप लिखते हो ना, कैपिटल, कैपिटल है आपका लेट्स सपोज 100, तो आपकी रिटेन अर्निंग जिसको आप कहते हैं वो है लेट्स सपोज 50। तो आप कहते हैं कि शेयर होल्डर का इस वक्त 150 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इसलिए क्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्योंकि वो होता उसी का है, वो आप उसमें जाके ऐड करते हो। अब लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस वक्त शेयर होल्डर को दे दिए 70 रुपीज, तो हम इसमें से 50 रुपीज उसका डिविडेंड समझेंगे और 20 रुपीज किसी और हेड में समझेंगे। यानी समझे उसका कैपिटल आपने वापस कर दिया। देखे ना, उसके टोटल पैसे पड़े हुए हैं ये वाले, बाकी तो उसके पैसे नहीं है ना। असल में कैपिटल, वही कैपिटल क्या होता है, एसेट में से लाइबिलिटीज अगर निकाल दी जाए तो बाकी क्या बचता है, उसका कैपिटल बचता है, जो उसका हिस्सा होता है। अब जब आपने उसको 70 दे दिए, तो कॉमन सेंस है कि आपने उसको ये वाले पैसे उसको सारे दे दिए और ये उसका कैपिटल उसको वापस किए। ये उसके जो असल जर था वो उसको आपने रिफंड किया है, ये कुछ और नहीं है। अच्छा, उसमें दूसरी चीज क्या है, डिबेंचर ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखें, जब उसने ये वाली बात कर दी थी ना, या खाली ये भी कर दी थी, तो ये उसको करने की वो खास जरूरत नहीं थी। जब उसने कह दिया कि उसको कोई भी चीज वो दे दे, ऑल पार्ट्स ऑफ द एसेट, ऑल और पार्ट ऑफ द एसेट,
तो कंपनी ने अगर अपने डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट उसको दे दिए हैं फ्री में, ये चीजें फ्री में होती है, इशू नहीं की गई, क्या उसको दी गई हैं, फ्री में दी गई हैं, तो भाई इसकी लिखने की कोई खास जरूरत नहीं थी। ये डिबेंचर किसके दिए हैं, ये सर्टिफिकेट या डिबेंचर किसके दिए हैं, कंपनी ने अपने, कंपनी के पास कोई डिबेंचर कोई सर्टिफिकेट है, वो उसने उसको दे दिया कि लो अभी हमारी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। लॉ कहता है ये भी डिविडेंड है। और कहता है ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन। अब इस बात की भी जरूरत, इसकी जरूरत नहीं थी। लिक्विडेशन के टाइम के ऊपर जब कंपनी लिक्विडेट होती है, मिसाल के मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसी की एग्जांपल को हमने, ये जो भी हमने एग्जांपल ली, कंपनी बंद हो गई है, कंपनी ने मुझे दिया है 200 रुपीज, क्या दिया है, इसमें मुझे अब दो चीजों को बाइफरकेट करना है कि मेरे असल जर मुझे कितना मिला और मेरे डिविडेंड कितना मिला। तो लॉ कहता है कि इसके अंदर तुम्हारा जो डिविडेंड है वो 50 है, और जो तुम्हारा कैपिटल वापस हुआ है वो कितना हुआ है, 150। कितना हुआ है, मेरा था कितना, 100, तो 100 की बजाय मुझे कितना मिल गया, 150, तो मुझे गेन कितना हुआ, 50 का गेन हुआ। तो 50 मेरा कैपिटल गेन हो गया और 50 मेरा डिविडेंड हो गया। अब हमने सेक्शन 79 के अंदर ये बात पढ़ी है कि अगर आपके लिक्विडेशन के टाइम के ऊपर आपको कोई पैसे मिलेंगे तो वो एग्जेम्प्ट होंगे, गिफ्ट की शक्ल में, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, स्पाउस टू लिव अपार्ट एंड लिक्विडेशन। इसलिए मैंने उस वक्त उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि उसने यहां आना था। अब समझ आ गई। यानी आपसे पूछा जाए कि इस शख्स को जिसको 200 मिले हैं, जिसकी टोटल वहां पर मालियत जो थी वो 150 की थी, तो बताएं इसको कैपिटल गेन कितना हुआ। तो ये जो उसको पैसे मिले हैं अबव देन 150, वो क्या गिना जाएगा, उसकी सेल प्राइस ही नहीं। हाँ ये है कि है एग्जेम्प्ट, है ये, उसको 50 रुपए के ऊपर टैक्स देना है। इस ओके, ये बात समझ आ गई। ये सारी रिपीटेशन है, असल बात ऊपर मुकम्मल हो चुकी थी ये वाली। कहता है ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी अगर लिक्विडेट नहीं हुई, उसने उसको पैसे वापस किए हैं कि तुम्हारा कैपिटल हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, उस सूरत में भी यही रूल होगा कि देखा जाएगा इसमें से डिविडेंड कितना है। वालेकुम अस्सलाम। उसमें देखा जाएगा डिविडेंड। इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, जरा दोबारा सुनिएगा। मैं अब इसी एग्जांपल को दोबारा कंटिन्यू करने लगा हूं। कंपनी ने मुझे कहा कि मुझे 50% आपको पैसे वापस करने हैं, आपकी असल जरा आपको वापस करना। पिछले केस में क्या था, इसमें 100% था ना, अब क्या है, वो कह रहे जी 50% हमने 200 रुपया वापस किया आपको। यानी अब आपका हमारे पास कैपिटल कितना है, 50 रुपये है, हमने वो जो 50% शेयर था आपका वापस कर दिया। लॉ कहता है सबसे पहले इसमें से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डिविडेंड माइनस करो, वो कितना हो गया, 50। तो बाकी क्या बचा इसमें से, 150। हम कहेंगे उसको उसका असल जर जो था, उसका कैपिटल जो उसको वापस किया गया वो कितना हुआ, 150। वो था कितने का, 50 का, 100 की थी ना, आधा वापस हो गया तो कितना हो गया, 50। तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, 100। ओके, है ये एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 79, फिलहाल ये एग्जाम्प्ट है। ये टोटली टैक्सेबल है डिविडेंड, इसके ऊपर आपको जो भी उसका रेट है उसके मुताबिक इसको आपने टैक्स पे करना है। चला गया भाई, ये इस बातें क्लियर हो गई। इन चारों का जो मकसद है वो एक ही है कि अगर शेयर होल्डर को अपनी कंपनी अपनी जिंदगी में उसके पैसे जो वापस करेगी, उसके अंदर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उस हद तक जो चीजें उसको वापस की जाएगी उसका डिविडेंड गिना जाएगा। ये बात पहले चारों पॉइंट्स में एक ही थी। अगली बात डिफरेंट है। अगली बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 37A या 37 नहीं है, ये वो प्राइवेट कंपनी है जिसको आप उर्फे आम में पीवीटी लिमिटेड कहते हैं, ये वो वाली, क्या है, पीवीटी लिमिटेड है ये। मर गया, काफी देर से काट रहा है।
ये प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर को कर्जा दे या एडवांस की शक्ल में या लोन, और साल का एंड हो गया उसने पैसे वापस नहीं किए, तो लॉ कहता है उस कंपनी को कि तुम इसका टैक्स जमा करवाओ। ओके जी, ये तो कर्जा है, वो कहता है बेशक कर्जा है, जब देगा फिर देखी जाए, फिलहाल इसके पैसे जमा करवाओ। मिसाल के तौर के ऊपर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर है, आपने 1 लाख रुपया कंपनी से लोन लिया, आपका ईयर एंड आ गया, आपने पैसे वापस हैं, तो वो आपकी कंपनी ने 15,000 रुपया जमा करवाना। सही है, वो आपसे कह के जमा करवा ले या खुद जमा करवा दे, तो उसको जाके वो भर दें। अगर कंपनी खुद नहीं भरती, वो आपको कह देती है, तो आप जमा करवा दें। तो जो कमिश्नर है वो कंपनी से भी ये पैसे ले सकता है, शेयर होल्डर से भी ले, दोनों को नोटिस जा सकता है। अब आप कहते हैं सर अगर अगले साल उसने पैसे वापस कर दिए, तो फिर उसका ये 15,000 रुपया रिफंड हो जाएगा कि कभी हाँ ये वाकई लोन था। साल के आखिर तक क्या समझा जा रहा है कि ये तुमने पैसे वापस नहीं करने, इसलिए इस पे टैक्स दो। लेकिन अगर उसने पैसे वापस कंपनी को कर दिए, तो फिर क्या होगा, उसका जो रिफंड है उसको क्लेम कर लेगा। रिफंड कैसे मिलता है वो आपको पता ही है, मुझे भी पता है, आपको पता है कि कंपनी बैठी हुई है, पैसे ऐसे रख के ना, बड़ी 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 वेट्स नोट रखे हुए हैं, जो आता है रिफंड, ये लो तुम्हारा रिफंड, उनको रिफंड मिल जाता है, आप जाते हैं फौरन ही रिफंड मिल भी जाता है ऐसे। अच्छा, आप कहते हैं सर अगर अगले साल कंपनी ने 3 लाख रुपया डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसे कहा कि लाख रुपया तुमसे लेना था, ये 2 लाख और ले लो, डिविडेंड कितना था, 3 लाख रुपया, तो अब इसको क्या वो 3 लाख पे टैक्स देगा या 2 लाख पे देगा, 2 लाख, क्योंकि 1 लाख पे ऑलरेडी वो टैक्स है। तो कितनी शक्लें मैंने बताई हैं आपको, पहली शक्ल कि वो पैसे वापस नहीं करता, तो ये बन जाएगा, उसका टैक्स बन जाएगा। दूसरा कि वो पैसे वापस कर देता है, तो ये पैसे रिफंड में चले जाएंगे। तीसरी शक्ल मैंने बताई है कि उसको डिविडेंड आगे वाकई डिक्लेयर होता है और उसमें से वो एडजस्टमेंट कर लेती है कंपनी। सही है, तो फिर जो है वो जो एडजस्टमेंट होगी उसके ऊपर दोबारा वो टैक्स नहीं देगा। चौथा ये है कि वो कंपनी दोबारा डिविडेंड डिक्लेयर करती है और एडजस्टमेंट नहीं करती, तो फिर उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इन चारों में एक ही बात है कि अगर आप कंपनी का पैसा वापस नहीं करेंगे, तो आपका डिविडेंड बन जाएगा, दैट्स इट। बाकी सारी मैंने कहानियां सुनाई है सारी की सारी। इस ओके, कहता है जी लोन और एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, इसकी भी शर्त वही है कि वो जिसने लोन लिया है उसकी शर्त क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक डिविडेंड गिना जाएगा। बस इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें कि उसका कैपिटल 100 है और रिटेन अर्निंग कंपनी की 50 है, मैंने लोन लिया है 300 रुपीज, अब ये पैसे वापस करूं ना करूं, इसमें से 50 रुपए पे मुझे टैक्स देना, 350 रुपये पे टैक्स है। टू अ शेयर होल्डर बाय अ प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट और बाय ट्रस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट टू द शेयर होल्डर फॉर हिज इंडिविजुअल बेनिफिट शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। राइट, हाँ, अगर उस कंपनी का काम ही कर्जा देना है तो फिर इसको डिविडेंड नहीं समझेंगे। तो जो कंपनी है उसका काम क्या है, कर्जा देना, तो फिर उस सूरत में ये नहीं होगा। अच्छा जी, इफ द अबव लोन और एडवांस इज रीपेड द कंपनी देन द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ रिफंड ऑफ टैक्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। सब्सिक्वेंट डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज सेट ऑफ अगेंस्ट एडवांस और लोन ऑलरेडी ट्रीटेड एज डिविडेंड। अगर कंपनी ने उसको सेट ऑफ कर लिया तो फिर वो नहीं होगा। आखिरी इसमें जो डेफिनेशन में चीज है वो ये है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, राइट, और उसकी ब्रांच पाकिस्तान में मौजूद है, ब्रांच कहाँ है, और कंपनी फॉरेन, वो ब्रांच जो है वो कंपनी को पाकिस्तान से बाहर पैसे क्या करती है, रिमिट करती है, भेज देती है, यहां से ट्रांसफर करती है।
लॉ ये कहता है कि उसका जो रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो उस कंपनी के लिए क्या गिना जाएगा, डिविडेंड गिना जाएगा, कि उसने तुम्हें डिविडेंड दिया। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक पाकिस्तान में है नेस्ले, इसका प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो है 100। एक ये है पीके लिमिटेड, पाकिस्तान में कंपनी काम कर रही है, असल नेस्ले है लेट्स सपोज अमेरिका में, यूएस के अंदर। ये इसको 400, यहाँ से जी जी 400 रुपया इसको पाकिस्तान से इसको भेज देती है। तो लॉ कहता है कि नेस्ले के लिए जो 100 है ना वो हम डिविडेंड गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 100 डिविडेंड गिना जाएगा। मैं इसको जरा समराइज करता हूं। मैं इसको समराइज करता हूं अभी। सबसे पहले लॉ ने कहा कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई भी एसेट दे दे, वो कैश की शक्ल में हो, वो शेयर्स की शक्ल में हो, वो किसी शक्ल में भी होगा, वो उसको क्या समझा जाएगा? शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड उसे कहा जाएगा टैक्स दो। या तो कंपनी उसका टैक्स काटेगी, अगर कंपनी ने नहीं काटा तो शेयर होल्डर वो टैक्स जमा करवा दे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो उसका डिविडेंड कहां तक समझा जाएगा, जितना कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मौजूद है उस हद तक, उससे ज्यादा नहीं समझे। हमने कहा कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो फिर भी यही रूल होगा। हमने कहा अगर कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई लेकिन उसने अपनी यारी पंखा जरा बंद कर दिए। हाँ, श्योर होता है ना मुझे, असल में वो भी मैंने, स्टूडेंट कहते हैं कि उससे श्योर आता है। कंपनी में, कंपनी लिक्विडेट हो गई, उन्होंने हर लोगों को कहा कि हम आपका 50% कैपिटल वापस कर रहे हैं, हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है, तो आप जहां चाहें इसको पैसे को यूज करें। ठीक है। उस सूरत में भी यही रूल होगा कि जो शेयर होल्डर को पैसे दिए गए उसमें से जितना रिटेन अर्निंग है उस हद तक क्या समझा जाएगा कि ये क्या है, इसका डिविडेंड वो मौजूद है। चलें इसकी एग्जांपल लेते हैं पास पेपर की। ये देखिएगा, कहता जी यू आर, देखें नीचे रिक्वायरमेंट ना हो तो क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट नॉर्मली क्वेश्चन के ऊपर गिवन होती है। कहते हैं यू आर अ टैक्स पार्टनर इन अ लोकल फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, you have been approached by some of the client for opinion on the possible tax implication of certain matters under the ordinance made there to discuss the tax implication treatment in the following independent cases। दो तीन होंगे लेकिन एक आपको दिया गया है। On 31st of July, Noble Private Limited received a notice from Officer of Inland Revenue। कौन सी कंपनी है प्राइवेट? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कौन होता है? टैक्स वाले। इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी एंड सीवीटी, इनको इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। आस्किंग इट टू डिपॉजिट विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ दिस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन ऑफ दिस which was provided by NPL to one of its shareholder on 31st of December। NPL's accumulated profit at the time of provision of the loan amounting to rupees this। उन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया था वो ये था। उन्होंने कहा भाई इतना टैक्स जमा करवाओ। किस पे ले रहे हैं अब देखिएगा, 25 मिलियन इंटू 15% करें, यही बन रहा है ना। उन्होंने कहा जो आपने लोन दिया है वो अनपेड है तो इसके ऊपर आप क्या करें, टैक्स ही जमा करवाएं। क्या ये नोटिस ठीक है या गलत है? क्या ये नोटिस ठीक है या गलत है? सवाल ये है। गलत है, सवाल ही नहीं हो रही। क्यों?
हाँ, ये नोटिस होना चाहिए था 20 मिलियन इंटू 15%, यानी 30 लाख का होना चाहिए था नोटिस। नोटिस ठीक है, अमाउंट गलत है उसमें। उसने टोटल लोन का उसे कहा है कि भाई दो, हालांकि टोटल लोन पे नहीं होगा, कहां तक होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक होगा। इसमें एग्जाम में एक और सवाल भी आ चुका हुआ है, अब आपकी किताब में नहीं, शायद इसके वो खालिद साहब ने अगली इसके पास पेपर में डाल दिया, वो शिवानी ग्रुप का था। मैं आपको मैं दिखाता हूं इसका चैप्टर जो नेक्स्ट है। आज मच्छर लाड़ियां कर रहा है साहब। ये देखिएगा, इसमें डिस्कस द, ये मार्च 2022 में आया हुआ है। टैक्स implication treatment in respect of payment of any sum by a private company to its shareholder by way of a loan। ये आपने वही 3 नंबर का लिखना है यहाँ पे। ये मुझे डिविडेंड का एक था इसमें। ये भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ऑन 25/8, ऑफिसर ऑफ इनलैंड एवेन्यू हैज इशूड अ नोटिस टू राहत फूड प्राइवेट लिमिटेड टू डिपॉजिट विद होल्डिंग टैक्स in respect of loan amounting to rupees this given to Mr. Nadeem by treating the amount of loan as notice was served the profit of the company। देखें बिल्कुल तो वही है ना क्वेश्चन, सेम है, यही क्वेश्चन है कि उसको दरबार है बनता कितना बड़ा है, छोटे इसका दरबार वाली 15% है। शान हाँ, तो उसको नोटिस कितने का गया हुआ है। आया दरबार जा ओके, रहा हम कहेंगे दरबार है नोटिस ठीक है, उसमें अमाउंट गलत है। आया भी नोटिस ठीक है, दरबार उसमें वाली अमाउंट शान में गलत है। बाकी भी करते हैं, पहले जरा मैं उसका देख लूँ। दरबार है दरबार आया दरबार है देखिए नोटिस आ रहे हैं डिपार्टमेंट को। आया दरबार है ये देखिएगा शिवानी ग्रुप का, ये मैं ढूंढा। हाउ मच अमाउंट, ये देखिएगा, दरबार हाउ मच ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय शिवानी ग्रुप इज डिविडेंड, प्लीज एक्सप्लेन योर आंसर। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो 2002 के अंदर ये टेस्ट हुआ है। शिवानी ग्रुप के लिए कितना है। रोज कंपनी लिमिटेड हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 5 मिलियन कंसिस्टिंग ऑफ 500 शेयर ऑफ 10 ईच। 5 मिलियन का है तो 5 लाख शेयर्स हैं, 50 लाख का 5 लाख। On 30th June, the company balance sheet shows accumulated profit of 1.15 लाख रुपए है। लास्ट ईयर द कंपनी, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में अभी कहीं और आपने accumulated प्रॉफिट का लफ्ज पढ़ा, दरबार किसी और जगह पर टैक्स के भी, अकाउंटिंग नहीं, मैं टैक्स की बात। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में ये accumulated प्रॉफिट की फिगर देगा तो आपका ध्यान इधर आना चाहिए। लफ्ज को देख के ना तो आपको थोड़ी सी एंगल को सेट करना है। लास्ट ईयर, जी अस्सलाम वालेकुम। आया प्यारे दरबार है आया इधर दरबार वाली शान में ना बड़े हो दरबार
पार आया भाई इधर पार मामा हम्म, मैंने तो ऑफ किया हुआ। अच्छा जी, ओके। तो इसमें वो कहता जी 15 लाख रुपए का क्या था, उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। लास्ट ईयर द कंपनी ऑल्सो क्रिएटेड अ रिजर्व ऑफ 1 मिलियन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। देखिए ये लाइन फजूल है, बोनस शेयर का रिजर्व क्रिएट करना, प्रोविजन वगैरह, इसका हमारे साथ कोई इशू। तो आपने जो ऐसी वियर्ड सिचुएशन हो, अजीब सी हो, उसको देखा करें यार, इसका मैं क्या करूं। पढ़ा नहीं है तो सिर्फ परेशान होने की जरूरत नहीं है। द कंपनी हैज टू बी लिक्विडेटेड, द ऑफिशियल लिक्विडेटर रियलाइज्ड 6.5 मिलियन। कंपनी के पास देखें कैपिटल कितना है, 5 मिलियन कैपिटल है, और उसमें 15 लाख रुपया क्या है, तो उसकी जो एक्विटी है वो कितनी है, 6.5 मिलियन। और उसने रियलाइज भी 6.5 मिलियन ही कर लिया हुआ है, उतने पे ही उसने बेच दिया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर ही वॉज मेड एट द रेट ऑफ 13 पर शेयर। उसके पैसे कितने थे, 10 रुपए। पैसे कितने वापस मिले हैं, 13 रुपए के। सही हो गया। अब जरा देखना है, अगर आपको कहा जाए कैपिटल गेन कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, आप 13 में से 10 माइनस करके कहेंगे 3 रुपए का उसको कैपिटल गेन आ गया, जो कि गलत है, क्योंकि कंपनी हो रही है लिक्विडेट। ये उसने शेयर्स बाहर नहीं बेचे। देखें, दोबारा फर्क सुनना है। अगर शेयर होल्डर कंपनी उसके शेयर्स को रिडीम करे, इसको रिडम्पशन कहते हैं, इसको सेल नहीं कहते। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। इसके लिए टेक्निकल लफ्ज होता है रिडम्पशन। रिडम्पशन के केस में हमें सबसे पहले उस प्राइस में से डिविडेंड को माइनस करना होता है, फिर सेल प्राइस निकलती है। क्या पहले माइनस करना होता है, डिविडेंड। अब उसने जो 65 लाख को रियलाइज किया है, इसके अंदर सबसे पहले लॉ कहता है कि डिविडेंड को माइनस करो। डिविडेंड कितना है इसमें से, 15 लाख रुपया। और शेयर प्राइस कितनी है, 5 मिलियन। ओके। शिवानी ग्रुप के इसमें कितने हैं, 2 लाख। ओके। अब अगर आप इसकी प्राइस को कैलकुलेट करें कि 15 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 रुपए पर शेयर। तो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, 3 रुपए पर शेयर। शिवानी ग्रुप के पास कितने पैसे हैं, उसका शेयर है 2 लाख है। तो इसमें उसको टोटल कितने मिले हैं, 13 रुपए। तो कितने आ गए, 2.6 मिलियन। इसमें डिविडेंड कितना है, 3 रुपए पर शेयर। तो आप कहेंगे कि इसमें इसका जो डिविडेंड है वो है 2 लाख इंटू 3, तो 6 लाख रुपया। ये इसका जवाब बनता है। और बाकी क्या है इसका, जो बाकी पैसे उसको 20 लाख मिले हैं, वो उसके कैपिटल की सेल प्राइस है। कैपिटल की क्या है, तो परचेज प्राइस क्या थी, 10। तो 10 में से 10 उसके माइनस हो गए, तो उसका कैपिटल गेन भी नहीं हुआ। होता भी तो एग्जेम्प्ट होता, क्योंकि लिक्विडेशन के ऊपर गेन एग्जेम्प्ट होता है।
इस ओके, ये थी। दूसरी डेफिनेशन है जी हमारे पास एसोसिएट की। ये आ गई एसोसिएट की डेफिनेशन। एसोसिएट की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है जो कि सेल्स टैक्स में मौजूद है। एसोसिएट की डेफिनेशन सेल परचेज में ज्यादा मौजूद होती है। अगर आप अपने एसोसिएट को कोई चीज बेचेंगे तो उसकी सेल प्राइस मार्केट वैल्यू ली जाती है, एक्चुअल प्राइस नहीं ली जाती। पहली चीज तो ये एसोसिएट की डेफिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एसोसिएट की डेफिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपने एम्प्लॉय की डेफिनेशन में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में ये वर्ड पढ़ा होगा, स्कॉलरशिप में ये लफ्ज यूज किया होगा। यानी एसोसिएट का लफ्ज बार बार लॉ में इस्तेमाल होता है कि एसोसिएट जो होते हैं ये टैक्स में मिलके क्या करते हैं, टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या उसके एसोसिएट को कोई बेनिफिट देगा तो ऐसे समझा जाएगा जैसे किसको दिया गया है, एम्प्लॉय को दिया गया। इसी तरह अगर आप किसी अपने एसोसिएट को चीज बेचते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप कहते हैं जी मेरी जो सेल प्राइस है वो है 10, जबकि उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 8 है, तो आप 8 लेंगे, 100 नहीं लेंगे। ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर जब आप अपने एसोसिएट को चीज बेचते हैं क्या करते हैं, तो उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर नहीं लिया जाता, विच एवरेज हायर नहीं लिया जाता, ये बात याद रखो। अच्छा, एक और जगह भी है जहां मैंने बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, आप बता सकते हैं वो कौन सा है? मैंने एक लॉ में और जगह बताई थी जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेते, सोचें जरा। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जाते हैं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पे? बिजनेस के अंदर व्हीकल लॉन्च साइन कर रहा है एसेट की वैल्यू 10 मिलियन से वो ज्यादा चली जाती है हम 7.5 बिलियन कंसीडर करते हैं उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट नहीं लेते, उसकी कॉस्ट नहीं लेते। और आपको मैंने सेल्फ हायरिंग का केस बताया हुआ था, अगर आपको याद हो तो सेल्फ हायरिंग के अंदर मैंने आपको बताया था। सैलरी में नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बताया था आपको। आपको मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बताया था कि सेल्फ हायरिंग के केस के अंदर आप जो है वहां पर रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट विच एवर इज हायर नहीं लेते, ये था वो। एसोसिएट की डेफिनेशन है जी, 2 पर्सन शैल बी एसोसिएट where one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other। अगर कोई एक शख्स किसी दूसरे के कहने पे कोई काम करता है तो उसको क्या समझा जाएगा, एसोसिएट। और both persons may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the third person। यानी दो भाई हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के कहने, एक दूसरे का कहना मानते हैं तो हम कहेंगे ये एसोसिएट। लेकिन दरमियान में इनका बाप है मिस्टर एक्स, अगर ये खुद एक दूसरे की बात नहीं मानते लेकिन अपने बाप पे कहने के ऊपर दोनों कोई काम करते हैं तो फिर भी क्या है, एसोसिएट कहलाए। यानी आपस में या किसी के कहने पे बात मानते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, एसोसिएट कहा जाएगा। सबसे पहले उसने ये डेफिनेशन बताया। इसके लिए रिश्तेदार होना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दो शख्स जो एक दूसरे की बात मानते हैं वो लॉ में क्या है, एसोसिएट। One person sufficiently influences either alone or together with associate the other person। कोई बंदा एक या किसी के साथ मिलके किसी और के ऊपर इफेक्ट देता है तो उसको भी क्या कहेंगे, उनको आपस में एसोसिएट कहा जाएगा। One person enters into a transaction directly or indirectly with the other who is resident of zero
टैक्स एरिया। अगर कोई शख्स जो है वो किसी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ जो जीरो टैक्स एरिया में मौजूद है, तो इनको भी एसोसिएट समझा जाएगा। जीरो टैक्स एरिया कोई ऐसा इलाका जिसके अंदर टैक्स नहीं है, एक शख्स वहां कारोबार करता है, डीलिंग्स करता है, तो लॉ कहता है इनको भी एसोसिएट समझा जाएगा। क्यों? बताएं क्यों समझा जाएगा? क्योंकि वो जो चीजें आप इसके अंदर एक दूसरे को ट्रांसफर करने का टैक्स ना लगे। टैक्स से आप छूट ले सकते हैं, चीजें महंगी खरीद सकते हैं और चीजें क्या है महंगी बेच सकते हैं। एक जोन है जहां पर टैक्स नहीं है, मैं उसे कहता हूं चीज है 20 रुपए की, तुम मुझे 50 की बेच दो, तुम्हें कौन सा टैक्स लग रहा है? तुम्हें फायदा क्या होगा? तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हारी वाइट इनकम बढ़ जाएगी, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तुम्हारे पास वाइट कैश आ जाएगा। मुझे फायदा ये होगा कि मैं जब इस चीज को आगे बेचूंगा 60 रुपीज की, तो मेरा सिर्फ 10 रुपए का गेन डिक्लेयर होगा। तो तुम्हें फायदा, तुम्हें तो टैक्स लगना नहीं है। तो दोनों ने मिलके क्या किया, टैक्स चोरी। देगा असल में उसको 20 रुपए ही, लेकिन ट्रांजैक्शन कितने की शो कर रहा है? 50 रुपए की। तो इसलिए कहा गया कि अगर कोई शख्स किसी जीरो रेट के अंदर, ऐसा जीरो टैक्स एरिया है उसके अंदर काम करता है, तो ये दोनों आपस में क्या गिने जाएंगे? असो। वो लाख पिटे में वो कहेंगे नहीं, आप डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो? एसोसिएट हो। क्या इंप्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में एसोसिएट होते हैं? द आंसर इज नो। कहेंगे सर एम्प्लॉय तो हमेशा यस बॉस ही करता है। सर आप ऑर्डर लगाएं, वो 50-50 मैंने देखा तो उसको फोन आता है उसके बॉस का, तो जब वो नहाने जाता है उस वक्त तो आपको पता है कि ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो उसने फोन जो था वो जब नहाने जाता है तो वॉशरूम के बाहर रख लेता है कि बॉस की कॉल आ गई कहीं मिस ना हो जाए। तो उसने साबुन लगाया होता, कॉल आ जाती है तो जनाब वो कॉल फौरन अटेंड करता है। तो बॉस से पूछता है कि सर आप हुक्म करें, मैंने साबुन लगाया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं पानी डालूंगा, वरना अभी मैं निकल के आपका काम करूंगा। ताबेदारी की ये हालत होती है नौकरी के अंदर। लॉ कहता है ये आपस में एसोसिएट नहीं होते। जॉब की वजह से आप और आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में एसोसिएट नहीं होते। ले जी, इसके अलावा कौन एसोसिएट होते हैं? रिलेटिव्स आपस में एसोसिएट होते हैं। एओपी के मेंबर आपस में एसोसिएट होते हैं। क्या कंपनी के मेंबर भी एसोसिएट होते हैं? शेयर होल्डर भी आपस में एसोसिएट होते हैं? आंसर इज नो। अच्छा, आप जरा बात सुनिएगा, ये जो बात की जा रही है इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखें, एक कंपनी है, उसके मेंबर हैं XYZ, और कंपनी का नाम है टीपू एंटरप्राइजेस, ये एओपी है। लॉ ये कहता है ये सारे आपस में एसोसिएट है। ये क्या आपस में? लेकिन क्या फर्म और ये आपस में भी एसोसिएट है या नहीं है? नहीं। देखिए, फर्म एक अलग एंटिटी है, ये मैंने आपको बार बार बता चुका हूं। फर्म एक अलग एंटिटी होती है, मेंबर एक सेपरेट एंटिटी होते हैं। वो कहता हो सकते हैं अगर किसी मेंबर के इस फर्म के अंदर 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी, तो वो बंदा और वो फर्म आपस में क्या होंगे? ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली? इसलिए कुछ लोगों की एक जैसे एक फर्म है वो कपड़े का कारोबार करती है, बिजनेस करती है, वो शख्स खुद भी कपड़े का कारोबार अलग से भी करता है, फर्म भी करती है और खुद भी, तो आपस में ये लेन देन कर सकता है ना फर्म के साथ, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लॉ कहता है कि क्या ये फर्म और ये बंदा आपस में एसोसिएट है? द आंसर इज नो। हाँ, अगर इस शख्स के इस फर्म के अंदर खुद या इसके एसोसिएट, इसकी उसकी बीवी भी वहां पार्टनर है, मिलके इसके अंदर 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो फिर ये आपस में क्या है? एसोसिएट कह रहा है। ओके। इसी तरह
ट्रस्ट और उसके बेनिफिशियरी भी आपस में एसोसिएट होते हैं। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल है प्लस इमरान खान, ये आपस में क्या है, एसोसिएट है। शेयर होल्डर का भी यही असूल है, शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट नहीं होते, लेकिन शेयर होल्डर और कंपनी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। रूल वही है जो एओपी का और इसका है। क्या दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं? वही रूल होगा। टू कंपनीज वेयर अ पर्सन ईदर अलोन और टुगेदर विद हिज एसोसिएट कंट्रोल इन बोथ कंपनीज 50% और मोर वोटिंग पावर्स। मसलन दो कंपनीज हैं, एक है हाकू लिमिटेड और एक है बाकू लिमिटेड, और इसमें एक है तंबाकू लिमिटेड। तंबाकू मिस्टर तंबाकू कर लेते हैं, ये है मिस्टर तंबाकू है। इसके इधर 60% इसके शेयर्स हैं और इसके अंदर इसके 70% है। तो ये दोनों कंपनीज आपस में क्या है, एसोसिएट कहलाएंगी। फिर दोबारा पहली डेफिनेशन पे आ जाएं। अगर दो पर्सन किसी तीसरे के कहने पे काम करते हैं तो आपस में क्या होंगे, एसोसिएट। मिस्टर तंबाकू जो है वो बाकू के अंदर भी मेजर है और यहां पर भी मेजर है। तो अगर ये हाकू को कहेगा कि ये चीज बाकू को बेचो और बाकू को ये इससे खरीदो, तो नहीं खरीदेंगे वो, क्योंकि डिसीजन तो इसका होना है। तो फिर हम पहली डेफिनेशन में चलेंगे। ओके, तो ये चीज है। तो ये सारी डेफिनेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव किसको कहते हैं? रिलेटिव कहते हैं एंसेस्टर को। एंसेस्टर कौन होता है? अबाउज, अबाउज द डिसेंडेंट कौन होते हैं? आपकी औलाद। ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स और एन एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी जो बीवी जो होती है। द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन, ये आपस में भी एसोसिएट होते हैं, उनकी बीवियां भी आपस में एसोसिएट होती है। इनको रिलेटिव्स कहते हैं। दो डेफिनेशन हो गई हमारी। अच्छा, आई कैप ने ये जो डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर उसने शुरू में ऐड किया हुआ है, खालिद साहब ने एंड पे, और आई कैप ने अपनी किताब में इसको तीसरे चौथे चैप्टर में रखा हुआ है। इनकम किसको कहते हैं? ये डेफिनेशन मैंने देखी नहीं कभी एग्जाम में। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इनकम होगी। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन रिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर, वो भी आपकी इनकम होगी। जो भी इनकम जिसको लॉ कह देगा वो इनकम होगी, या इनकम का लॉस होना वो आपकी इनकम होगी। अगर कहीं पर आपको लॉस हो गया है तो इनकम ही उसको बेसिकली ट्रीट किया जा रहा है। इसकी खाला साहब ने एक डेफिनेशन बताई भी थी, मुझे भूल गई है, इसकी एग्जांपल दी थी। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कौन होता है? मींस एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर। ये जो बार बार वर्ड आप सुनते आ रहे हैं ना, तो बता रहा है कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट, any other officer however designated or appointed by the board for the purpose of this ordinance। ये भी डेफिनेशन मैंने कभी नहीं देखी। प्रिंसिपल ऑफिसर विद रेफरेंस टू द कंपनी और एओपी कौन होता है? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट और एनी सिमिलर ऑफिस एंड एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी और एओपी अपॉन होम द कमिश्नर हैज सर्व्ड अ नोटिस। प्रिंसिपल ऑफिसर होता है कि किससे बात करेंगे? कंपनी तो कोई नहीं है ना। कंपनी क्या है? कुछ भी नहीं है। कंपनी तो बेजान है ना। उसका एक प्रिंसिपल ऑफिसर रखा जाता है ताकि जिससे बात की जा सके। टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन हु ड्राइव्स टैक्सेबल इनकम एंड इंक्लूड एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु ड्राइव्स टैक्सेबल इनकम। मैं नहीं हूं तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भी टैक्स पेयर ही समझा जाएगा। एनी पर्सन हु रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एज विद होल्डिंग एजेंट, उसको भी, जो किसी का टैक्स काटता है उसको टैक्स पेयर समझा जाएगा। तो कहेगा जी मैं तो लोगों का टैक्स काट के आपको जमा करवा रहा हूँ, वो टैक्स क्यों काट रहे हैं? खा भाई आपको, या कोई वही नाजल हुई थी आपके ऊपर, कुछ ट्रांजैक्शन किए तो टैक्स काट रहे हो ना, तो लिहाजा तुम भी क्या हो, टैक्स पेयर हो।
एनी पर्सन हु रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर दिस ऑर्डिनेंस, सेक्शन 114 याद करें। हर कंपनी, हर एनपीओ जिसके पास जायदाद हो, फ्लैट हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? टैक्स पेयर कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जो आखिरी डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का असल मकसद होता है मैन्युफैक्चरर। ये लफ्ज भी आपने, आखिरी डेफिनेशन है इसकी, आपने बार बार सुनी होगी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है, जरा इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन जरा आज भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लीजिएगा। बात पता है क्या होता है, ऐसी ऑड आइटम्स एग्जाम में आ जाती है जिसको हमें देखना पड़ता है। ये उसने 3 चीजें बताई हैं, ए, बी, सॉरी, सी और डी। ए को छोड़ के पहले हम बी को पढ़ते हैं। अ पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, other such structure or development of land to the extent and for the purpose of import of plant and machinery to be utilized in such activities। वो बंदा जो ये कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व है और इस पर्पज के लिए बाहर से मशीनरी वगैरह भी इंपोर्ट करता है, तो वो क्या समझा जाएगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग समझा जाएगा। आप कहेंगे सर जरूरत क्या है डिफाइन करने की? क्योंकि कुछ बेनिफिट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को दिए जाते हैं और इसकी वजह से टैक्स रिजीम भी चेंज होता है। अ रेजिडेंट कंपनी एंगेज इन होटल, तो होटल्स क्या होते हैं पाकिस्तान में? इंडस्ट्रियल टेकिंग है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऑपरेटिंग ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो पाकिस्तान में होटल्स और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, बीएचटी। बीएचटी हॉस्पिटल है पाकिस्तान में। शालामार हॉस्पिटल का पुराना नाम क्या है? शालामार हॉस्पिटल, आजकल उसका नाम है शालामार हॉस्पिटल। चेंज करने की जरूरत पेश आई इनको। नाम था बिजनेसमैन ट्रस्ट हॉस्पिटल, बीएचटी बोलते, मैं बीएचटी जा रहा। तो चूंकि उस इलाके में महंगा था तो लोगों ने बिजनेसमैन के नाम से इनको बदनाम करना शुरू कर दिया। तो कारोबारी लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, साथ ट्रस्ट भी लगा हुआ था, बिजनेसमैन भी हैं और ट्रस्ट भी है। तो वो ट्रस्ट क्या हुआ जो बिजनेस ही कर रहा हो? तो फिर इस नाम को खत्म करके उन्होंने इसका नाम क्या रखा कि हम इसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में डाल देते हैं। बी स्टैंड फॉर बिल्डर, एच स्टैंड फॉर टेली कम्युनिकेशन कंपनी। क्या जबरदस्त हो गया, ये पेपर में नहीं लिखे आना करवा। अगर कोई बिल्डर नहीं है, होटल नहीं है, टेली कम्युनिकेशन कंपनी नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? एन अंडरटेकिंग विच Pakistan and which employs 10 or more person in Pakistan and involves the use of electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal energy। जिसके पास जॉब करते हैं और वो उस इलेक्ट्रिकल या दूसरी एनर्जी को, जो बायोगैस नहीं उसमें लगी हुई, नहीं लगाया हुआ, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, एनर्जी यूज करता है। पहली बात, अगर उसके पास 20 पाकिस्तान में एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, वो फुटबॉल वगैरह जो बनाते हैं वो तो एनर्जी नहीं, वो हाथ से बनाते हैं ना सारे। पहले क्या कहा कि जहां पर वो इंसानों की या जानवरों की एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रिक, ये कौन सी होती है? ये जितनी मशीनें लगी हुई हैं, खराद मशीनें लगी हैं, ये सारे क्या है? ये वो लोग जहां पर लोग कम है लेकिन मशीनें ज्यादा, भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाते हैं। या उन बंदे ज्यादा है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज, फुटबॉल बनाते हैं वो हाथों से सिलाई करते हैं, कोर्ट में करते हैं ना, वो वाले उनकी बात की जा रही, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएंगी। इन द
building, generation or distribution of electrical energy or supply of hydraulic power or working of any mine, oil well, ये सारे लोग शिप बिल्डर हो गए। और कौन आ गए? हाइड्रोलिक पावर जो वो आ गए, माइनिंग वाले, ऑयल वेल वाले आ गए, ठीक है, मिनरल जो निकालते हैं ये सारे ही, और मैन्युफैक्चरर, ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे? असल हमारे लिए ये है डेफिनेशन कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ या 10 करते हैं तो क्या कहलाते हैं? इंडस्ट्रियल। आज का आखिरी चैप्टर का हिस्सा जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। देखिए एक चीज मुझे एक स्टूडेंट करके कहा कि सर मैं इससे अभी मुझे तसल्ली नहीं हो रही। तसल्ली इसलिए नहीं हो रही कि जब तक हम उसके पास पेपर नहीं करें। टेक्निकली मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन दोबारा एक वीएन में आएंगे तो देखेंगे कुछ चीज उसमें रह तो नहीं गई। ठीक है, मेरा अपना जाती ख्याल है कि मैं कोई चीज खास छोड़कर नहीं आया। जो मेरे ख्याल में आपके जहन में हो सर फलां चीज रहती है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, मेरा अपना जाती ख्याल है। लॉसेस के अंदर जो था वो मैंने आपको सारा करवा दिया। और मसलन अगर शुरू से चलें, सैलरी उसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन हो गया। बिजनेस के अंदर हमने वो सारे सेक्शन तकरीबन सेक्शन वाइज ही हमने तैयारी की हुई है। उसके अंदर सेक्शन 113 भी हमने किया, डिप्रिसिएशन को भी हमने किया, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को भी हमने किया, डिस्पोजल को भी हमने किया। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल, लॉसेस के अंदर भी हमने तमाम लॉसेस को डिस्कस किया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। रिटर्न असेसमेंट और अपील में रिकॉर्ड का मैंने कहा था जरा एक दफा दोनों का आई कैप किताब से एक दफा रीड कर लीजिएगा, बाज का चीज वो दे देता है उसमें ना। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि इसका पास पेपर देखते हैं। मैंने कहा कि इसके पास पेपर के बगैर हमारा कुछ नहीं है। अब जरा इसके जो पास पेपर है उसकी तरफ चलते हैं और उसको वन बाय वन हम देखते हैं। ये सेक्शन है जी 18B। देखिए आपके अंदर जो जो ये करते जाएंगे ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। पास पेपर ही आपको कॉन्फिडेंस देंगे। नहीं जी, मार्च 2021 का क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का मैं अगला वो कर रहा हूं। अंडर द प्रोविजन, यहां से शुरू हो रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव अरेंजमेंट इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर मिस्टेक। जहां उसने एक्सप्लेन कहा है ना तो बेटा आपने एक्सप्लेन ही करना है, बड़े तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। टैक्स ये है जी 220X2, तो एक रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी, ये कौन सा सांप है? दो मुंह वाला। Also specify the head of income under each of the above receipt will be classified। ट्रीटमेंट बताएं और जिस हेड में जाएगी वो भी आपने साथ ही बताना है। और हमारा टैक्स ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट X2 तक। ऑन फर्स्ट मिसिस ए सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस, ये मिसिस ए है, एक औरत है, एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट विद हर 6 years old सन। 6 साल बच्चा है और वो उससे अलहदा हो गई। कि किस तरफ ध्यान जा रहा है? मैं समझा आप कहेंगे कि सर बेवा का ख्याल करना चाहिए तो मैं भी शादी कर सकता हूँ। एक टैक्स की बात करें ना, नेकी बाद में करेंगे, पहले टैक्स की बात करें। बेबी जो अपने और से लादा में किसी भी चीज के लादा वो चीज बना के आपको हाँ, दो चीजें हैं, रिलेटिव भी होती है वो, लेकिन एक चीज याद रखें, जब उसकी तलाक होगी फिर वो रिलेटिव नहीं रहती, फिर वो आ जाएगी स्पाउस टू लिव अपार्ट। तो दोनों को एग्जेम्पशन होती है। एक सेक्शन में
बीवी को दी गई है एग्जाम्पशन और एक में ट्रांसफर को हस्बैंड को वो दी गई है। Below are the extract of clauses from the agreement to live apart. A will pay 50,000 in cash every month to his spouse. अपनी बीवी को हर महीने 50,000 रुपया वो देगा कैश की शक्ल में। क्या होगा बताएं? क्यों? मतलब वो ज्यादा भाई आप टैक्स की बात करें, जज्बाती ना हो। नान नफका नहीं, आप जज्बाती ना हो। ये बताएं कि टैक्स में कहीं नान नफका कहा गया एग्जाम्प्ट होगा? रिलेटिव वो है नहीं। any amount received by spouse to टू लिव अपार्ट, live apart. वो तो ठीक है। ये जो आगे लिव अपार्ट के बाद भी दे रहा है, अगर उसमें देखा जाए तो ये उसमें आ जाती है। वैसे बात देखी जाए तो ये जो जितनी अमाउंट दे रहा है ना लिव अपार्ट, लॉ ने अमाउंट को या पीरियड्स को मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने पीरियड तक देता जाएगा। वो हर महीने देगा। असूल इसका बनता है कि सारी एक ही बात अगर करती है तो सारी चीजें एग्जाम्प्ट हो जाती है। Mr. A will continue to pay his son's monthly school fee of 10,000. ये तो उसका रिलेटिव है ना, बच्चे को तो नहीं तलाक दी जा सकती ना। बच्चा तो मरते दम, रहम के रिश्ते तो हमेशा आपके रहते हैं, उनको आप तोड़ भी नहीं सकते। उनको सूरह निसा की जो पहली आयत है वो इसी के ऊपर है। अल्लाह ताला ने कहा कि जिन रिश्तों का वास्ता मुझे देते रहो, ख्याल किया करो, ये रिश्ते मैंने बनाए। Mr. A will transfer the ownership of a shop in her spouse's name. The shop was already used by a tenant at a monthly rent of this. Mrs. A will be entitled to receive the rent from the date of transfer of ownership in her name. On first, the ownership of the shop was transferred in her name. अब जरा देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको सख्ती बरतना शुरू करूं तो टू लिव अपार्ट को मैं कहता हूं उस वक्त जब उसको अलैदगी हुई, उस वक्त जो पैसे दिए गए, जो कुछ दिया गया वो एग्जाम्प्ट है। तो उसमें फिर ये शॉप ही आती है एग्जाम्प्ट, ये टैक्सेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अलैदगी के बाद चीजें दी जा रही है ना, बेनिफिट्स। मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक तो सारा कुछ एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कानून ने इसको कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कितनी देर तक ये पैसे देते रहे। लेकिन अगर हम उसको कट लगा दें उसी पॉइंट के ऊपर तो फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस में दिया जा रहा है, कैश की शक्ल में। हाँ, अगर वो इसको देना चाहे तो बैंक की शक्ल में दे दे, लेकिन बैंक की शक्ल में कोई लोन तो नहीं दे रहा ना। तो आप किसी से बैंक की सूरत में या किसी एसेट की शक्ल में कोई भी चीज ले ले, वो एग्जाम नहीं होती अगर आपका वो रिलेटिव नहीं है। गिफ्ट रिलेटिव से लिया जा सकता है। गिफ्ट किससे लिया जा सकता है? रिलेटिव से लिया जा सकता है। एक बच्चा कहता सर ये जो बातें आप बताते हैं मैं लिखूं कैसे हाथ से? कहता सर अंग्रेजी में लिखनी है। तो मैं क्या अंग्रेजी में लिखें? कहता सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती। इसका मेरे पास क्या जवाब है? पहले दिन से बता रहा हूं, जिमिनाई के साथ आप बात करें, गपशप लगाएं, अंग्रेजी तभी ठीक होगी। लिखेंगे तो होगी ना। मैं पैदा होते अंग्रेजी बोल रहा था, अपने अब्बू को कहता हाय पापा वेयर आर यू गोइंग। मैंने तो जाके छठी क्लास में अंग्रेजी पढ़ना सीखी है। लिखते हैं ना तो मेहनत करनी पड़ती। इसके लिए कोई ऐसे बादाम नहीं है बाजार में कि आप खाएंगे यार आज अंग्रेजी वाले बादाम दे दो, तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए जाके अंदर अंग्रेजी वाला, और आप उसके बाद आपकी अंग्रेजी चलनी शुरू हो जाए, पश्तो वाला कोई सॉफ्टवेयर है? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके सोल्यूशन में खालिद साहब ने क्या लिखा है। ये देखिएगा, ये देखिए, पहली बात तो खालिद साहब ने लिख दी है, देयरफॉर मंथली दिस एंड स्कूल फी ऑफ दिस पेमेंट वुड बी कंसीडर्ड एज कोर्ट पेमेंट विल बी शोन एग्जाम्प्ट। ये खालिद साहब ने कहा जी एग्जाम्प्ट है।
Since the ownership of the shop was transferred, the rental income from shop will be considered as sport payment, ये भी exempt है। रेंटल इनकम जो है वो उसको टैक्सेबल होगी। बिल्कुल ठीक है जी, हम सही सोच रहे थे। सारी की सारी क्या है, वो जो किराया आएगा उसका वो एग्जाम नहीं होगा, वो तो इसको मिल रहा है ना, फिर मालिक बन गई दुकान। जब इसको मिल गई उसके बाद जो रेंट आना शुरू हुआ है वो किसको मिल रहा है? देखिए, एक दुकान मिली है और उसमें किराएदार भी मिला है। मैंने एक दफा एक दुकान खरीदी में 7 टेनेंट थे। तो जिस बंदे ने मुझे शॉप बेची, वो बिल्डिंग बेची, तो उसने मुझे कहा कि यार तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें किराएदार ढूंढने ही नहीं पड़ेगा। मैं खुश कि किराएदार भी मिल गए और बिल्डिंग भी मिल गई। फिर मुझे किसी, जब मुझे मेरी तबीयत साफ हुई ना, उन बंदों ने मुझे जो तंग किया और बिल्डिंग खाली नहीं कर रहे थे, मैंने बिल्डिंग बेचनी थी, तो मुझे किसी ने कहा कि सबसे पहला असूल ये होता है कि बिल्डिंग क्लियर लेनी चाहिए। तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा था कि तुम किराएदार समेत लो? इसका कॉन्ट्रैक्ट सारे किराएदारों का किससे हुआ है? पिछले मालिक के साथ। तुम्हें तो वो जानते ही नहीं है। समझ आ रही? तो ये मेरा जिंदगी का एक असूल था कि जब भी बिल्डिंग लेनी है, क्या लेनी है? क्लियर। उसके कागजात चेक करो, बिल्कुल भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं। पिछले दिनों एक साहब थे मेरा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, मैंने उनको फी दे दी। मैं ये वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं हूँ इमरान शहजाद और एक है मिस्टर एक्स। मैं, एक मेरा एजेंट है, उसने मेरा और इसका कॉन्ट्रैक्ट करवाया और मुझे उसने एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई ये आपका कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है और ले जाए, फला दिन इसके पास जाइएगा तो ये आपको एंटरटेन करेगा। मैंने इससे पूछा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने दिया हुआ है? मैंने कहा नहीं। मैंने इसको कॉल की कि भाई वो जिसके नाम तुमने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि जी मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ है, वो कहता है मेरा डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मिसाल दे रहा, मैंने अपनी इंश्योरेंस करवानी थी, किसी जगह पे जाना था। उसने कहा जी मैं, वो कह रहे जी हमारे पास हमारी कंपनी ने डॉक्यूमेंट नहीं इशू किया हुआ। ये साहब मेरे ऊपर तप गए, आपको मेरे ऊपर एतबार ही नहीं, मैं जाली डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। मैं क्या, इससे क्या बात है, मैं आपको पैसे दिए मैंने। थर्ड पार्टी को इसमें ऑन करना चाहिए था। तुम फ्रॉडिये हो। तो ये एक अंदाज होता है लोगों का आपको प्रेस करने का। तुम्हें यार एतबार ही नहीं है। भाई किस चीज का एतबार? तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने एतबार किया मेरे ऊपर कि जब कॉन्ट्रैक्ट मिच्योर होगा तब दे देना। आपने तो एक मिनट का वसा नहीं खाया, भी पैसे दें। आप भी मेरे ऊपर एतबार कर लें फिर पैसों का। तो इसलिए फल खरीदते हुए, कोई काम करते हुए एतबार कोई चीज नहीं होती। जब भी आप एतबार करेंगे, इस मीन्स कि आपको चूना लग रहा है, कत्था भी लग रहा है, चूना भी लग रहा है आपको। तो सगा भाई है, कोई भी है, एतबार कोई चीज नहीं होती। लेट द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वेरी फेयर। ये मैं आपको पहले बता दूं, मारे जाएंगे बिल्कुल। जितने आप देखें, उसकी किसी की मदद करनी है करें, उसका ख्याल करना वो अपनी जगह करें। इस डीलिंग के अंदर कभी ना ऐसा काम किया करें। आपका सगा भाई हो, वो कह रहा है जी फलां दिन को पैसे दूंगा, उन्होंने कहा जी एक बंदा साथ होगा। मुझे जब भी किसी ने ये कहा है ना, ये बात किसी को बतानी नहीं है, मैंने धोखा ही खाया वहां पर। मैंने कहा नहीं, अब नहीं मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अगर ये एक ऐसी चीज है, फाइनेंशियल मैटर हो रहा है, अल्लाह ने कहा है कि एक तीसरा बंदा रखो। तुम कह रहे हो कि यार प्लीज इतने लाख रुपए मुझे दे दो, यार बात ना करना, मेरी बड़ी इज्जत है। कि तेरी इतनी इज्जत है तो मैं कोई जलील आदमी हूँ? उसके बाद तुमने ही मुझे जलील करना सबके साथ। डोंट डू दैट। उन्होंने कहा यार फिर मैं माजरत, मैं नहीं ये काम कर सकता। एक थर्ड पर्सन ऐसा होगा जिसको आप जानते, जो मुझे गारंटी दे के हाँ यार मैंने पेमेंट इसको करनी है, जिसको या कम से कम पता जरूर हो। कोई गारंटी ना दे, उसको पता जरूर होना चाहिए कि इसने इसको पैसे दिए हुए। अंडरस्टैंड? उसे चेक ले ले उसके अकाउंट का, मुझे यार चेक दे लो। क्योंकि यार एतबार नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं यार फिर मैं माजरत चाहता हूँ। सुन्नत यही है, मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा हुआ है कि मुझे कोई गारंटी चाहिए। समझ आई ना? बाद में आप उससे पैसे लेने के लिए उसकी मिन्नतें कर रहे होंगे, झूठ आप बोल रहे होंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि यार मुझे फलां जगह पैसे चाहिए, मुझे फलां जगह पैसे चाहिए, और वो आपको कहेगा यार तू मर चलना है, यार तू थोड़ा मेरा ख्याल कर। ये करेगा वो, और आप उसको गालियां दे रहे होंगे, दिल में गंदी गालियां दे रहे होंगे, तो लड़ाई तक बात पहुंचेगी, पैसे भी मरवा बैठे।
आप कह रहे होंगे यार पैसे ध्यान दो सर, आ जाएंगे पैसे, लेकिन आपको बड़ा होने के नाते आपको नसीहत कर रहा हूँ। आबिद साहब आगे जी। आबिद, मार्च 2019 का क्वेश्चन है। एडवाइज आबिद अबाउट हिज ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग अराइजिंग अगेंस्ट हर ग्रैंडफादर। किस पता चल रहा है ना, दादा है और ये क्या है, पोता है। दादा, दादा की पोती हूँ, सुना हुआ है ना, है, मैं दादा की पोती हूँ, तो ये वो है दादा, और ये आबद पोता है, ये पोती नहीं है, ये पोता है। ये किस तरफ ध्यान जा रहा है, समझ आ रही है कि इसकी कोई असेसमेंट हो रही है दादा की, तो इसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ रही है। तो ये जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उस हद तक सिर्फ है जितना उसको वहां से पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल। Abid is the legal representative of his grandfather since his death on this and manages his estate worth rupees 28 million. On this date, he received a notice from the income tax department requiring him to make payment of this million against his grandfather income for the tax year this. The notice also required him to submit detail of grandfather income for the tax year this. पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर आएगी, क्योंकि उससे कितना मांगा जा रहा है, 8 लाख रुपया कि वो जमा करवाओ। तो इसकी रिटर्न भी ये फाइल करेगा, क्यों, टैक्स पेयर तो दादा था, ये क्यों फाइल करेगा बताएं। ये अभी हम टैक्स पेयर की डेफिनेशन पढ़ के आए। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है, वो भी टैक्स पेयर कहलाता है, लिहाजा इसके ऊपर नोटिस पूरा सर्व होगा और इसकी रिटर्न भी फाइल करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास हैदर का। हैदर इंक्लूडेड इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इन एक्टिव नहीं है, ये है इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, was carrying on business as a cloth. On this, there was a fire in the shop and the entire stock of cloth costing this was destroyed. The insurance company refused to pay the claim. Consequently, Heather ceased his business on this. उसने कारोबार को बंद कर लिया। जब कारोबार बंद किया जाए इनकम टैक्स में, तो क्या दो चीजें मैंने पढ़ाई, एक तो उसने नोटिस देना है, दूसरा ये हो सकता है उसने कारोबार सेल कर दिया हो। तो सेल में भी दो चीजें मैंने पढ़ाई है, तो फिर उस हद तक अपनी रिटर्न फाइल करेगा। और उसके बाद जिसको उसने कारोबार सेल किया है वो करेगा, सक्सेसर जिसे कहते हैं। और अगर ये दौड़ गया तो फिर सक्सेसर इसका टैक्स देगा। दो चीजें पढ़ाई यहां पर। पहली सिचुएशन ये वाली क्रिएट हो रही है। After cessation of business, Heather filed an appeal against the insurance company and was able to recover this as full and final settlement from the insurance company in tax year required. State the requirement that Heather should comply with on cessation of business on this date. तो उसको क्या करना है, 15 फरवरी 2000X8 तक नोटिस देना है। ओके, ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ रिकवर्ड अमाउंट इन दिस। जो उसको अमाउंट मिली है उसका तरीकेकार क्या होगा। याद रखें सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था ना, सेक्शन 72 था गालबन, कि अगर कोई आपका बिजनेस कोई एक्टिविटी खत्म होगी और वहां से कोई रिकवरी आएगी तो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो एक्टिविटी आपकी खत्म, वो अभी भी लाइव, तो लिहाजा ये आपकी बिजनेस इनकम समझी जाएगी। तो बिजनेस इनकम कितनी होगी उसकी, 1.3 मिलियन, और उसमें उसका जो स्टॉक था तो इसका बिजनेस लॉस हो जाएगा, जिसको कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड, बस ये इसका जवाब होगा कि जनाब उसका ये लॉस गिना जाएगा और इसको कैरी फॉरवर्ड। यही तो हमने पढ़ा था सेक्शन 72 के अंदर, कि अगर कोई एक्टिविटी बंद हो जाए और उसके बाद उससे कोई प्रॉफिट या गेन या कोई लॉस जनरेट हो तो समझा जाएगा कि अभी वो एक्टिविटी लाइव है, जिंदा है।
आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लें, कल को दोबारा कारोबार अगर शुरू करते हैं तो आपका वो आपकी बचत है ना। ये जितना आपका लॉस है, अगर आप फिर रिकवर करें आप उसे, आप उसको हर साल रिटर्न, हाँ रिटर्न फाइल करें, क्योंकि सेक्शन 114 कहता है कि अगर कोई शख्स अपना कैरी फॉरवर्ड लॉस क्लेम करना चाहता है उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, इसको रिटर्न बंद नहीं करनी चाहिए। कल को कोई भी कारोबार शुरू करे तो इसका लॉस एडजस्ट कर ले। आप कहते सर अभी वो क्लॉथ का करता है, बाद में क्रॉकरी का कर ले, तो क्रॉकरी में एडजस्ट कर ले। लॉ ने ये तो नहीं कहा कि क्लॉथ का क्लॉथ में ही होगा, क्रॉकरी में से नहीं होगा। कोई ऐसी बात तो नहीं है, कारोबार का कहा है, बिजनेस कोई भी हो आप उसमें एडजस्ट करें। ओके, ये कर लिया हमने मिस्टर शिवानी वाला। अच्छा, अब आप मुझे जरा बताएं आपकी सेंस क्या कहती है, इसको पढ़ के जरा। मिसेज राइस सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस ड्यू टू सर्टन डिसएग्रीमेंट। हस्बैंड लिखने में क्या मसला लॉ इसको, ऐसा क्या है स्पाउस, स्पाउस इसे क्या मुराद है, कोई लड़की तो नहीं होगी ना, वो मुसलमान है, लड़का ही होगा कोई, तो लिख दे फ्रॉम हिज हस्बैंड। इतना मॉडर्न बनने की क्या जरूरत है जी। अच्छा, लैदगी में घर मिलता है, आपने कभी नोट किया, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना, लैदगी में घर जरूर मिलता है, कोई प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। क्या ख्याल है? मैंने बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, उसमें प्रॉपर्टी में नॉर्मली यही होता है, घर या कोई दुकान वो मिल रही होती है। ये ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर बनाता है, ऐसे रियलिटी में भी ऐसे ही होता है। ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, ये रियलिटी का हिस्सा होते हैं। एग्जामिनर जब सवाल बनाता है ना, उसके दिमाग में खाम ख्याली नहीं होती, वो मरीख पे बैठ के क्वेश्चन नहीं बनाता, जमीन पे बनाता है और उसमें उसका इम्पैक्ट आता है। जी, क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, और जो रेंट आएगा वही सेम। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म एसोसिएट। अच्छा, ये 2 नंबर की है, यहाँ वो पूरी नहीं लिखनी है पेपर में, तो वो लिखेंगे तो टाइम जाया कर रहे हो। अब सिर्फ पहला पार्ट आप लिखेंगे, वो पूरी डेफिनेशन को कवर कर जाए। एसोसिएट से क्या मुराद है कि अगर कोई दो शख्स एक दूसरे की इंटेंशन पे काम करें, या वो दोनों किसी तीसरे की टेंशन पे काम करें, तो आपस में एसोसिएट कहलाते हैं। और साथ आप लिखेंगे सम अदर पर्संस आर आल्सो डिफाइंड एज एसोसिएट एज पर द लॉ, दैट्स इट। तो इसलिए आपको नंबर बता रहे हैं कि जैसा मुंह वैसी चपेट। तो पहली बेसिक चीज बता के एक लाइन लिख दें, और some other conditions are also specified by the law to tell about the associates circumstances in which। अच्छा, एक स्टूडेंट का कल मैंने क्वेश्चन देखा तो उसने मुझे दिखाया, चेक कर, वो हर जगह वर्किंग बना रहा था वो, और अपने न्यूमेरिकल में वो आइटम्स भी ले रहा था जो कि एग्जाम में गिवन ही नहीं थी। ज़कात क्वेश्चन में नहीं गिवन, ज़कात लिखी हुई है। मैंने कहा जी वो सर आपने कहा था वो टेम्पलेट पूरा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था उसको सोचना है, क्या करना उसको। एक बंदा था ना, तो उसने नकल मारी, उसको किसने दी पर्ची, उसने कहा यार उसमें से सब कुछ लिख के आए हो, कहता हर चीज लिखी है, उसमें वो जो हाथ का निशान था ना, मैं वो भी सही बना के आया। समझ आई। तो ये एक मैं अज्यूम कर रहा होता हूँ कि पढ़ने से मुराद होती है कोई चीज रह ना जाए, उससे टेम्पलेट पूरा नहीं पहले पेपर में छापना। ओके, circumstances in which a member of an AOP and AOP may be regarded as associate। वो क्या circumstances है, या वो जो मेंबर है 50%, वो और उसके एसोसिएट के साथ मिलके फर्म के अंदर उसकी शेयर होल्डिंग। सिचुएशन विच मेंबर ऑफ एन एओपी पर्सन में नॉट बी रिगार्डेड एज एसोसिएट, इसका उलट लिख दें, विच मेंबर्स ऑफ एन एओपी। तो हो कोई भी सिचुएशन नहीं, होता ही नहीं है वो। सिचुएशन क्या लिखनी है, कोई भी सिचुएशन, कहता मेंबर आपस में एसोसिएट कब होते हैं, उनके होते ही नहीं है, यही इसका जवाब है।
मेंबर्स आपस में एसोसिएट होते ही नहीं। ओके, मियाँ बीवी हो तो कहा नहीं जा सकता। डिस्क्राइब सितंबर का है, डिस्क्राइब वेदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर मुबीन डेथ एंड व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ सच रिकवरी। उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक्सटेंट क्या है स्टेट का। शाबाश। कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट मुबीन। मुबीन के खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ समझी जाएंगी। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यही आपको समझ आएगी ऊपर से। स्टूडेंट कहता है जी इसमें सवाल कैसे आएगा, ऐसे आएगा सर, कोई और तरीका? यही तरीका है सर। मैं जवाब कैसे लिखूंगा जैसे बताया जा रहा है? किस में लिखूंगा? अंग्रेजी में लिखेंगे आप। ओके, फिर एसोसिएट की डेफिनेशन आ गई। स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी। ये बात देखनी है, शेयर होल्डर की नहीं, शेयर होल्डर एंड द कंपनी मे बी रिगार्डेड एज। तो क्या रूल है उसका? 50% वाला। अगर कोई शेयर होल्डर खुद या अपने एसोसिएट से मिलके कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग हो। स्टूडेंट कहता सर वो पब्लिक कंपनी में भी तो 50% वाला रूल था ना शेयर होल्डिंग का। वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए था। अच्छा, एक कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनी को कोई फर्क पड़ता है? फर्क किसको पड़ता है? उसके शेयर होल्डर को, उसके शेयर होल्डर को फर्क पड़ता है। देखें, रिवीजन जब मैं करवाऊंगा ना तो अब मैं इन चीजों को कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। उस वक्त मैं इन चीजों को सम अप कर रहा होता हूँ। यही चीजें कि अभी पब्लिक कंपनी है उससे बोनस मिला, अच्छा प्राइवेट कंपनी है उससे बोनस मिला, राइट? बोनस शेयर्स मिले हैं उस कंपनी से, आपको राइट शेयर्स मिले हैं उस कंपनी से, क्या होगा? टैक्सेशन क्या होगी? डिविडेंड इन स्पीशी मिला है, डिविडेंड मिला है कंपनी से, फिर क्या होगा? आपने शेयर्स खरीदे हैं तो क्या होगा? बेचे हैं तो क्या होगा? तो वो सारी चीजें आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगी। सितंबर 2013, advise Mr. A as regards the following: extent of A's liability respect of income earned by his uncle before this। uncle फौत हो गए होंगे, ठीक है। His obligation relating to tax assessment proceeding। देखें बार बार रिपीट हो रही है वही चीजें। ये कंफर्म है कि अंकल की बात की जा रही है तो अंकल फौत हो गए होंगे। Mr. A is responsible for managing the property of his uncle who died on this। बगैर देखे मैंने बता दिया। आप कहेंगे सर आपने पिछले साल भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, नहीं। The approximate worth of the property is 7 million. In August, a notice was received from Income Tax Department 85 लाख रुपए दे। कितना देगा वो? इतनी। इस तक वो रिस्पॉन्सिबल है, इस तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, दोनों का जवाब अलग अलग देना है। पर्सन से क्या मुराद है? ये भी कोई पूछने वाली बात है। क्या है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। सर्कमस्टांसेस, अ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर शैल बी कंसीडर एज। वही बार बार बातें आ रही हैं। तांबा लिमिटेड इज गेम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड 3 ईयर लोन टू वन ऑफ इट्स मेजर। किस तरफ जा रहा है? डिविडेंड की तरफ। एक्सप्लेन करें उसका। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा अभी तक जो हमने चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वो की हैं।